डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब हम ग्राफ बना रहे थे तो वो ग्राफ किस तरह के थे, मतलब कौन सी चीजों के ग्राफ हमने बना लिए थे लास्ट टाइम? जीरो वेलोसिटी का ग्राफ हमने बना लिया था। अच्छा, ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वाई एक्सिस में, अब याद क्या दिलाने वाली बात, अब जरा खुद सोचिएगा कंडीशन किस तरह की है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डी और यहाँ पे लिखा हुआ है टी, तो ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और अगर इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी और टी अभी भी लिखा हुआ है तो अब क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ग्राफ्स में हमारे पास एक ही तरह की ग्राफ ग्रेडिंग बन रही है, ठीक है, और यहां से हमने इसका भी ग्रेडियंट निकाला और इसका भी ग्रेडियंट निकाला, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता है, ऐसे आता है कुछ, स्पीड, स्लोप का भी आ गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम ग्रेडियंट मालूम कर रहे हैं तो वो ग्रेडियंट बेसिकली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म स्पीड और जीरो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, इनके ग्राफ बना लिए थे ना, ठीक है। अच्छा, ये जो जीरो वेलोसिटी का ग्राफ बना था, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि भाई जीरो वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम बना रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर हम ग्राफ बना रहे थे तो या तो ग्राफ इस तरह का बन रहा था या फिर ग्राफ ऐसा बन रहा था। ये दोनों ग्राफ बेसिकली हमारे पास जीरो वेलोसिटी के ग्राफ थे। या तो ये जीरो वेलोसिटी के जो दो ग्राफ है इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ शाबाश। एक में डिस्प्लेसमेंट जीरो है और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये वाला जो ग्राफ है पहले वाला, मतलब ग्राउंड पे जो बना हुआ है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और इसमें स्पीड की वैल्यू मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो के बराबर है। ऊपर वाला जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी तो जीरो है बट इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू 10 मीटर 20 मीटर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना रहे थे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये ग्राफ किस तरह का बना था? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल? तो स्ट्रेट लाइन तो हॉरिजॉन्टल वाली भी होती है ना, स्लोप टाइप ऐसे, जीरो से ऐसे। अगर यहां पे ग्राफ बन रहा है तो ये ग्राफ अगर कभी ऐसे बन रहा है कभी ऐसे बन रहा है तो इनमें भी डिफरेंस होता है ना। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये लोअर है, ये हायर है, क्योंकि ऐसे केस में ग्राफ का ग्रेडियंट इधर कम आ रहा होगा, इधर उसी ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा आ रहा है, ग्रेडियंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर होगी और इधर वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉलर होगी, मगर होंगी दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। ये तो हमारा रिवीजन वाला काम है, पुराना काम था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो हमारे पास थर्ड टाइप का जो ग्राफ आई थिंक आना चाहिए, वो आना चाहिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अच्छा हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वेलोसिटी को, और अगर हर दफा ग्रेडियंट एक ही जैसा आता रहेगा तो इसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अगर ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ग्रेडियंट कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। ग्रेडियंट होता क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय अल्लाह का शुक्र। अब ऐसे केस में अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है? डायग्राम बना के स्टार्टिंग से पूरी बात समझा रहा हूं ताकि पुरानी बात तो वो नॉर्मल भी थी ना, आज तो रोजे में है, तो पूरी बात याद आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन किस तरह की है कि पहले एक सेकंड, एक एक सेकंड का टाइम स्लॉट बना रहे हैं हम। पहले सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर के बराबर, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, और फिर तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे 30 मीटर के बराबर।
अगर हम नॉर्मली वेलोसिटी निकालते भी कैलकुलेट भी करते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो भाई इसमें अगर हम वैल्यू लिख भी नहीं रहे या फिर पूरी कैलकुलेशन ही डायरेक्ट ही बताएं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पहले वाली वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी वाली वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, तीसरी वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे हर सेकंड का ज्यादा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज इंक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रेट, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। यहां पे क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज with a constant rate, with a decreasing rate, with a increasing rate, with a increasing rate, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल सच सच बात, ये बात समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद अ इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है। नहीं ना, कुछ नहीं होता, आ जाएगी इंशाल्लाह। भाई असल में कंडीशन इस तरह की हो रही है कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब टाइम को हमने रखा फॉर एग्जांपल पहले इनिशियल वाले एक्सेस में, टाइम इधर और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा जरा, पहले 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, 0 था। 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5, ठीक है। इसके बाद जब 2 सेकंड गुजर गए तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15। टोटल डिस्प्लेसमेंट जब टाइम टोटल कर रहे हैं फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, टाइम 1 सेकंड तो नहीं लगा ना। आपने बोला टाइम लगा 2 सेकंड, क्यों बोला आपने टाइम लगा 2 सेकंड, क्योंकि भाई टाइम आप ऐड कर रहे हैं ना। जब टाइम ऐड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऐड करेंगे, यानी 5 और 10 मिला के टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15 हो गया, तो यार फिर उसके बाद 3 सेकंड का टाइम गुजर गया, 3 सेकंड का टाइम गुजर गया, तो 3 सेकंड में ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड नहीं है। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड है, तो इसमें वर्डिंग में फर्क है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 35 मीटर के बराबर हो गया, तो यार अच्छा 45। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये कितना हो गया था भाई, 45। यानी अब अगर अब यहाँ पे देखें ना, तो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो हो रहा है मगर विद इंक्रीजिंग रेट होता है, इंक्रीजेज विद कांस्टेंट रेट नहीं है। इंक्रीजेज विद कांस्टेंट रेट में क्या होता है, पहले सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में भी 10 मीटर, उससे अगले सेकंड में भी 10 मीटर। तो ऐसे केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद कांस्टेंट रेट। मगर अब हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या इंक्रीज हो रहा है, ये वो वाली एग्जांपल थी ना, कि किसी ने जॉब करनी शुरू की और पहले साल सैलरी बढ़ी 10%, फिर 20%, फिर 50%। तो जिस तरह से सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा था, बिल्कुल इसी तरह का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब पूरी स्केचिंग नहीं कर रहा है, सर ग्राफ बताएं कैसा बनना चाहिए। यूनिफॉर्म ग्रेडियंट बनेगा। देखिए, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बताता हूँ कि भाई इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे थे, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ये तो कंफ्यूज करने के लिए बताया था, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इधर ही बना देता भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ ऐसे तो नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, ग्राफ बनेगा ऐसे, यकीन रखें ग्राफ बनेगा ऐसे, क्योंकि पहले ग्राफ का ग्रेडियंट कम है। आप देखें तो वक्त के साथ साथ ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ पूरा इस तरह से बनना चाहिए। और वेलोसिटी के बारे में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट increases with the increasing rate, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। कॉपी हो गया भाई, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कॉपी भी कर लें।
रन भाई। अच्छा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इंक्रीजिंग स्पीड कॉन्सेप्चुअली सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। अच्छा, वेलोसिटी की जो लास्ट है, ये हमारे पास है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है कि भाई बॉडी ने मूव करना शुरू किया, हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे मूव करना बॉडी ने शुरू किया, तो ये पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट था 50 मीटर, पहले सेकंड में 50 मीटर। दूसरे सेकंड में, जब एक सेकंड और गुजर गया, अब दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे 30 मीटर। और तीसरे सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर। हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से देख। तो क्या हमारे लिहाज से डिस्प्लेसमेंट यहां पे डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? शाबाश, रोजे का सही मुजाहरा किया। भाई हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे ना, अगर हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे, ये हमारी आय है, ठीक है, तो हमारे लिहाज से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग रेट। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी इंक्रीज हो रहा है मगर विद डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। कोई बाइक पे जा रहा था, मुझे देख रहे थे, वो बाइक पे जा रहा है, ठीक है, अब उसकी स्पीड कम भी होती जा रही है, वेलोसिटी कम भी होती जा रही है, तब भी वापस छोड़ जा रहा है। जा तो रहा है ना भाई, तो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है। कभी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था विद कांस्टेंट रेट, थोड़ी देर पहले इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग रेट। अब इसने स्पीड कम कर दी है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, मगर डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से। बॉडी अभी भी दूर तो जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस में जो कॉलम बनाने की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका अगर हम ग्राफ बनाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अब किस तरह का बनेगा? ग्राफ्स हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ग्राफ का ग्रेडियंट डाउन हो रहा होगा, ये डिक्रीजिंग स्पीड के लिए, ये डिक्रीजिंग स्पीड डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। तो अगर लाइन स्ट्रेट, इसमें देखिए ना, लाइन का ग्रेडियंट जो है वो कम हो रहा है। सेम टाइम में अगर हम ग्रेडियंट निकाल के भी देखें ना, ग्रेडियंट की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो ग्रेडियंट अगर इंक्रीजिंग है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग स्पीड है। यहाँ पे जो है लाइन का ग्रेडियंट डाउन हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग स्पीड वाली कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। ओके भाई, कॉपी हो गया यहाँ तक? अच्छा भाई, आप एक्सेलरेशन जरा बता दीजिएगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो हमने लिखी थी, बस ऐसी डेफिनेशन बता दें एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप इंक्रीज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं ना यूनिट टाइम। डिसेलरेशन क्या थी? डिक्रीज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम बस साथ साथ जरूर लगाइएगा। पहले अब यहाँ पे हम कुछ अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम किसी भी जगह पे डेवलप कर रहे हैं, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, ग्राफ ऐसा बन गया फॉर एग्जांपल, तो यार इसके अंडर जितना भी एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ है, मतलब ऊपर से लाइट है नीचे शेडो पड़ रहा है, बस ऐसे समझ लें, तो एरिया अंडर द ग्राफ,
अप साइड, अपर साइड नहीं है, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम ग्राफ बनाया हुआ, पॉसिबिलिटी तो ये भी है। तो भाई स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाया हुआ होगा तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। तो अगर ये वाला एरिया है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर वाला एरिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्टेंस को। अब एक बहुत आसान सी चीज जो आप लोगों को आती भी होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है ना प्री इंजीनियरिंग? ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर सवाल कर लेंगे ना जल्दी जल्दी। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ बना हुआ है तो हम तीन तरह के ग्राफ की बात कर रहे होते हैं डायरेक्टली, पहले तो यहाँ पे। अब ये वाला कौन सा शेप बन रहा है? ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा नहीं लिख रहा है, ऐसे बना देते हैं। अगर हम ट्राइंगल का शेप बना के ऐसे लाइंस देते हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला किसी को याद है? हाफ बेस इनटू हाइट या लेंथ इनटू हाइट, कुछ भी बोल रहे हैं, कि यहां से लेकर यहां तक ये इसकी बेस, और यहां से लेकर यहां तक हो गई हाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो रेक्टेंगल या स्क्वायर में अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए तो लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं, लेंथ इनटू हाइट बोलते हैं, एक ही बात है, मतलब दोनों डायमेंशंस हैं, इन्हीं को ही हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड लास्ट सीट बच्चे, कुछ परेशानी? भाई साहब कुछ परेशानी तो नहीं है? ये वाली साइड लेंथ हो गई, ये वाली साइड जो है वो क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। इससे हम एरिया मालूम कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे थे, ठीक है। और अगर ट्रिपेजियम बना हुआ है तो ट्रिपेजियम ये वाला पूरा शेप था, जिसमें यहां से लेकर यहां तक जो साइड है वो ए है, ये वाली साइड क्या है, बी है। पैरेलल साइड्स कहलाती हैं ए एंड बी, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शाबाश यार, याद तो है आप लोगों को। जरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी लिखवा दें। ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू मल्टीप्लाई बाय हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, एक जल्दी से सवाल कर लें, फिर इसकी और एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। अच्छा भाई, ग्राफ पे ये बना हुआ नहीं है, इसलिए सिर्फ रेफरेंस के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। पहला जो पॉइंट था ना, इसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू 3 है, वाई एक्सेस की वैल्यू 30 है। दूसरा पॉइंट जो है, इसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू 7 है, वाई एक्सेस की वैल्यू वही 30 है। तीसरा पॉइंट एक्स एक्सेस की वैल्यू 10 और वाई एक्सेस की वैल्यू क्लियर पता चल रहा है पूरा 50 के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए आपसे मालूम करना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए।
अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस पूछ लेंगे, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। जैसे चाहें सॉल्व करें, आपकी मर्जी है। बस पिक्चर लेके उसको सर्च नहीं करना, बाकी तो जैसे चाहे। अच्छा, सॉल्व आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। कोई मेथड बताएं। पहले कौन सा शेप अप्लाई करते हैं? अच्छा, पहले अगर हमें ट्रायंगल अप्लाई कर दिया, ट्रायंगल हमारे पास बन गया यहां से लेकर यहां, फिर इसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहां से लेकर कहां तक, एंड तक? यहां तक या इससे आगे लेके जाऊं? हाँ, नहीं, फर्क आ जाएगा ना। आंसर में फर्क नहीं आएगा, कैलकुलेशन के टाइम में फर्क आ जाएगा। यहीं तक रखें। चले भाई, यहां तक एक जो है वो हो गया, ये हो गया एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का हो गया, तो फिर आगे नेक्स्ट, ऊपर ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया, नीचे एक और रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर हो गया। 4 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा हो जाएगा। कोई 2 शेप से सॉल्व करें इसको। एक स्क्वायर है, मतलब 2 दफा फॉर्मूला लगाना है बस। एक ट्रेपेजियम, एक ट्रायंगल, एक ट्रेपेजियम, एक ट्रायंगल, या 2 ट्रेपेजियम भी हो सकता है। मगर ज्यादा आसान क्या है कि भाई एक ट्रेपेजियम, एक ट्रायंगल। एक ट्रेपेजियम कौन सा, देखिएगा, एक पूरा ट्रेपेजियम ये वाला, पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है ना, दूसरी साइड थोड़ी है कि यहां से गए स्लोप पे तो गाड़ी उतारनी है, जरूरी थोड़ी है। तो हम जैसे चाहें डायरेक्टली इसको शो कर सकते थे। तो भाई इस ट्रेपेजियम के लिहाज से अगर हम 2 शेप पे सॉल्व करें, हम जैसे सॉल्व कर लें आपकी मर्जी है। मगर अगर हम 2 शेप पे सॉल्व करते हैं, तो भाई इस ट्रेपेजियम के लिहाज से यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए। ये पूरा नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी। और ये हाइट क्या हो जाएगी, एच। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ऐसे लिख दिया, ए कितना है, 3 से लेकर 10 तक है। ए जो है वो 3 से लेकर 10 तक है, सही है। डायग्राम और से देख लें, तो ए से लेकर ए की जो वैल्यू है वो यहां से लेकर यहां तक है, मतलब ये 3 से लेकर 10 तक। ये कितना हो गया, 7 प्लस बी, बी जो है वो 10 के बराबर है। और एच की वैल्यू कितनी है, 30। तो ये तो 2 और 30 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा, 15। 7 × 10। रोजा लग रहा है, 7 + 10 लिखा है भाई तो 7 + 10 कितना हो गया, 17। 17 × 15 कितना हो गया भाई। कैलकुलेटर वाले हजरात या एक्टिव हजरात जिनका दिमाग अभी भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लिखकर मल्टीप्लाई कर लें यार, क्या फर्क पड़ता है। 2 265, 255,
ये क्या आ गया, मगर ये कंप्लीट है क्या? एक ट्रायंगल रहता है ना अभी, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बच गया, इस पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की जो बेस है वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब 7 से लेकर 10 तक है ना इसकी बेस। भाई बात समझ में आ रही है? जल्दी तो नहीं है इसमें। कितना हो गया? 3 इंटू हाइट। यहां से लेकर यहां तक हाइट आई है इसकी, 30 से लेकर 50 तक, मतलब हाइट कितनी हो गई? 20। तो 3 इंटू 20 कितना हुआ? इंटू है प्लस है? भाई हर तरह की आदत होनी चाहिए इंसान से। तो 3 इंटू 20 कितना हो गया? 60। 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 30 हो गया। मतलब ये कितना हो गया? 30। और टोटल के लिए इन दोनों को सम कर दें, तो 255 और 30 ऐड कर दिया तो कितना आ गया भाई? 285 मीटर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है? तो भाई डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकाल रहे हैं? शेप्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? नेक्स्ट, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम कम बचा हुआ है। पहले जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेस ये स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों बने हुए मिलते हैं पेपर्स में। हमारे यहाँ बोलते हैं एमडी कैट में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होने चाहिए, मगर एमडी कैट में बहुत दफा ऐसा हुआ स्पीड टाइम ग्राफ भी है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। और ई कैट में तो कुछ भी होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। मगर जीरो एक्सेलरेशन के दो तरह के ग्राफ बनेंगे। कैसे? या तो लाइन यहां पे होगी या तो लाइन इधर होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, ठीक है? यहाँ पे तो ग्रेडियंट बन ही नहीं रहा ना, लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है। कोई दो पॉइंट निकाल लें तो भाई x2 x1 तो आ जाएंगे। यहां से x1 आ गया, यहां से x2 आ गया। मगर y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू तो एक जैसी होगी। जब आप ऐसे केस में ग्रेडियंट निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 से, तो भाई y2 अगर 5 है तो y1 भी 5 है। x2 की वैल्यू ज्यादा थी, 10 थी, x1 जो है वो 3 था। तो भाई पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर तो जीरो ही आना है ना। तो बाय कंडीशन जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो जीरो के बराबर है। और ऐसे केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। अच्छा, पहले वाले ग्राफ में क्या है? वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू जीरो बट एक्सेलरेशन जीरो। सेकंड वाले ग्राफ में क्या है? वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी क्या है? ये भी जीरो के बराबर है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली कंडीशन है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, एक जैसी वेलोसिटी से बॉडी जा रही है, चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। दूसरी वाली कंडीशन, ये सिंपल रोजेबल इत्मीनान वाली, अपनी जगह बैठे हुए हिल ही नहीं रहे, ठीक है? तो वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है? जीरो, ठीक है? अच्छा, लाइन अभी हॉरिजॉन्टल जा रही थी। क्या कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी जिसमें लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल हो सके? अच्छा, मैं एक चीज तो उसूलन सवाल ये बनता था कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, मगर वो मुश्किल सवाल हो जाता है। तो आसान सवाल ये है कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा ग्राफ देख के कौन सा साइंटिस्ट दिमाग में आता है? ऐसा लोग समझते हैं कि बच्चों के दिमाग में साइंटिस्ट आता होगा, मगर सोचें, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से दिमाग में आना चाहिए या तो आइंस्टाइन। अगर हम थ्योरी के लिहाज से, अपने सिलेबस के लिहाज से बात करें तो आइंस्टाइन आना चाहिए। और अगर सिलेबस से थोड़ा और आगे निकल के बात करें तो ऐसे टाइम पे स्टीफन हॉकिंग आना चाहिए दिमाग। स्टीफन हॉकिंग नहीं था अजीब सा आदमी जो उसका इंतकाल हो गया थोड़े से पहले? तो
उसने कॉन्सेप्ट दिया था ना। और आइंस्टाइन का तो पुराना दिया हुआ कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू करे तो जमीन का टाइम फ्रीज हो जाएगा। वो लाइट ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट दिया था ना स्टीफन हॉकिंग ने, कि एक ट्रेन को अगर मूव कराएं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी से ट्रेन की को मूव कराएं अबाउट अर्थ, तो क्या होगा, जब ये लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो जमीन का टाइम फ्रीज हो जाएगा, जमीन का टाइम रुक जाएगा। मतलब जमीन पे सब लोग स्टैटिक हुए होंगे ऐसा लग रहा होगा, बीच में से आप मूव करते हुए जा रहे होंगे, मतलब आप बाहर देख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा पूरी दुनिया में सब लोग मिलके मैनिक्विन मैनिक्विन खेल रहे हैं, सब अपनी जगह स्टैटिक हुए हैं, हम बीच में से मूव करते हुए जा रहे हैं, सही है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाएगी अगर ये कंडीशन हुई तो, ठीक है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, हमारे सिलेबस के लिहाज से तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हो रहा होगा तो हमें पता ही नहीं होगा। हम चलते हुए बाहर की तरफ कहीं पे जा रहे होंगे, एकदम से कोई लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ गुजरा होगा, अपनी जगह रुक गए होंगे, जमीन का टाइम जीरो, मतलब हमारा टाइम जीरो गुजरा, तो मूव करके चला गया, हमने फिर नॉर्मल मूव करना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। हो सकता है ना भाई। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी इस तरह की हो रही हो, हमें पता ही नहीं हो, क्योंकि जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो तो अपने तौर पे बिल्कुल कामयाब चल रहे हैं ना। उन्होंने आपके दिमाग में ये चीज रहने दी कि आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको फौज में जाना है। नहीं ना, ये चीज आपके दिमाग से निकाल ली ना, वो लोग कामयाब हैं, वो लोग बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। दो ही चीजें लेके चलती हैं, या तो साइंटिस्ट या आर्मी। इन दोनों को हमारे दिमाग के लिहाज से तो अलग ही बना दिया। मतलब आप ये बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है आप तो तनस्ली की तरफ जा रहे हैं, आप वो अपने लिहाज से बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो अपने लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। अब उनके अकॉर्डिंग अब वो क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, नंबर वन पे पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। हम एक चैप्टर की तरह पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, यार पता नहीं अजीब अजीब बातें होती हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है। तो वो वाकई में पढ़ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लाइट की वेलोसिटी ट्रेवल करे तो बॉडी का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्जन के बाद फिर से बॉडी को स्लो करे तो फिर से वही लाइट एनर्जी जो है वो यहाँ पे हमारे पास डेवलप हो सकती है। तो मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैटर, इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत अरसे से एक टॉपिक आप लोगों ने शायद कहीं पर कुछ आ रहा है दिमाग में तो बताएं, हम भी कोई मुस्तफी दे दें, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊंगा, आप तो कुछ बता देंगे। नहीं, एक टॉपिक था पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन पढ़ा है, ये नहीं पूछ रहा कि उसमें क्या होता था, मगर पेयर प्रोडक्शन पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। पूछ नहीं रहा, मगर ये उसमें क्या पढ़ा क्या था उसमें। मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं, 47 ईयर्स पहले का एक्सपेरिमेंट है ये। तो जो रिसर्च कर रहे हैं इस पे, क्या वो ऐसे ही फारिग बैठे होंगे? वो मुसलसल इस पे रिसर्च किए ही जा रहे हैं, और वो शायद इस टेक्नोलॉजी को अचीव कर चुके होंगे। पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि भाई जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई ना, कामयाब टेक्नोलॉजी, इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड मैटर, पूरी दुनिया पे तो कंट्रोल करेगा वो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक कन्वर्टर है, कन्वर्टर मतलब लिफ्ट की तरह की एक डिवाइस है, वो आपने किसी मुल्क के कैपिटल में ले जाके वो डिवाइस अटैच कर दी, ठीक है। इसी तरह की एक डिवाइस आपकी कंट्री में भी थी, वो तेजी से अपनी आर्मी को जो है वहां पे एंटर करा रहे हैं, आपकी आर्मी दूसरे के कैपिटल के अंदर से निकल के एकदम से बाहर की तरफ जा रही है, बड़े बड़े गेट्स आपने बना लिए, उससे टैंक्स निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया पे कंट्रोल कैसे नहीं हो सकता? तो भाई इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड मैटर वाकई में ऐसा है, पहले डिस्कशन हुआ है हमारा इस बारे में। मतलब वो अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाते हैं कि मैटर टू एनर्जी, एनर्जी टू मैटर कैसे कन्वर्जन हो रहा है। उठा के देखें सारे कार्टून्स, इन सारे कार्टून्स में क्या हो रहा है, एवेंजर्स में क्या हो रहा है, एक एलियन आता है, बेंटन में क्या हो रहा है, एलियन आता है रिवॉल्विंग लिफ्ट के अंदर जाता है, एकदम से गायब हो जाता है, फिर ऐसी रिवॉल्विंग लिफ्ट दूसरी जगह पे होती है, वो थोड़ा स्लो होता है, वही एलियन निकल के बाहर आ जाता है। मैटर टू एनर्जी, एनर्जी टू मैटर, बचपन से बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि मैटर टू एनर्जी, एनर्जी टू मैटर कैसे कन्वर्जन होगा। हमारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है मैं किसी तरह से परसेंटेज ले आऊं, किसी तरह से मेरा एडमिशन हो जाए, और उसके बाद मैं एक बेवकूफी की 1-2 लाख रुपए की नौकरी करना शुरू कर दूं। हमारे दिमाग को इस तरह से बना दिया है। और क्या, ये तो बहुत हमारे लिहाज से बड़े बहुत सेंसिबल लोगों का माइंड ये। दूसरे लोगों का तो माइंड ऐसा बनाया हुआ है, दिमाग में चल रहा होता है, वहां पे बच्चों को 1-2 क्लास के बच्चों को ये सिखा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटे हम आएंगे मिस कॉल देंगे तभी नीचे आना, वरना नहीं आना। कोई बोले ये खा लो, नहीं खाना। कोई दोस्त बुलाए, रात को फोन आ गया जल्दी वापस आ जाओ बहुत देर हो गई। मतलब यार जिस कौम में ये चल रहा है,
अल्लाह माफ करे, वो कहाँ से तरक्की तरक्की कहाँ से करेंगे? वो तो अपने बच्चों की जानें बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तरक्की कहाँ से होगी? कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऐसे ही चल रहा है। तो भाई बेहतरीन किस्म का काम, इंशाल्लाह आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल गाइड भी करेंगे। ये एक्सपो में, पीसी में, मैरियट में, बहुत सारी जगह पे ये एग्जीबिशंस वगैरह हो रही होती हैं स्टडी अब्रॉड के लिए ना, कि बाहर जाके आप सुकून से पढ़ें, कहीं कहीं भी बाहर जाके पढ़ें। तो भाई पहली फुर्सत में ये वाला काम करें और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फैमिली को भी बाहर की तरफ शिफ्ट करें, ताकि इज्जत से जिंदगी गुजारें। मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आपको रोड भी तो साफ मिलनी चाहिए ना यार। आप क्यों डरे हुए घूम रहे होते हैं कि मैं बाहर निकलूंगा, और बाहर निकलूंगा तो मुझसे फोन छिन जाएगा? आपने क्या हराम के पैसों से फोन खरीदा है क्या? नहीं ना यार। तो ये चीजें जो है ना, सुकून के लिए होनी चाहिए, जरूरी है। अब ये स्क्रीन पे लिखना शुरू कर देंगे, इनकी स्क्रीन मिटाते रहो। अच्छा भाई, जीरो एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, जल्दी जल्दी ग्राफ बना रहे हैं ताकि कमिंग क्लास में इसके पॉस्टिवर करेंगे सिर्फ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कहीं पे भी डेवलप हो रही है, बच्चे जरा बातें नहीं करें, जल्दी जल्दी कॉपी करें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लाइन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना, ग्रेडियंट एक जैसा बन रहा है, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट ग्रेटर है। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट स्मॉलर है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्रेटर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया, तो लाइन का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है सब लोगों के? और अगर हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हाँ, ग्राफ का ग्रेडियंट डाउन होना चाहिए। कांस्टेंट ग्रेडियंट है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और अगर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा ये तो सबने लिख लिया ना। अब इसमें वेलोसिटी के बारे में लिखें, वेलोसिटी को डिस्क्राइब करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो आ जाएगा कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट। ऐसे ही इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में खुद लिखे। लिखना है, लिखना है, सब लोगों ने लिखना है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या लिखा? वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट।
और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या लिखा? वेलोसिटी। इसमें थोड़ी आवाज थोड़ी लो हो गई। अच्छा, क्या लिखा? वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट या वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट? अच्छा, कौन से लोगों ने ये लिखा कि वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट? किसी ने भी नहीं लिखा। अच्छा, नहीं लिखा, गलत था। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? वेलोसिटी डिक्रीजेस, सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम डीसेलरेशन की बात करते हैं तो डीसेलरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। और इसमें जब भी ग्राफ बन रहा होगा, लाइन का ग्रेडियंट हमेशा डाउन हो रहा होगा। सोचे, टाइम गुजरता जा रहा है मगर वेलोसिटी तो डाउन हो रही है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज हो रही होगी, तो लाइन का ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे हमेशा डाउन होगा, मतलब नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को या डीसेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाए, कॉपी करते रहिएगा, अजान हो जाए, फिर इससे कुछ सवाल स्टार्ट करते हैं। अजान खत्म। चले भाई, अब से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। 10 मिनट में क्लास भी खत्म हो जाएगी। फिर नमाज का टाइम भी तो मिलना चाहिए ना अभी। बिल्कुल सिंपल सिंपल पहले। चलिए। Which vehicle has an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ऑप्शन डी। देख लेते हैं। अ मोटर बाइक व्हेन इट स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी कितना गया? 50, और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड के बराबर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, या इसी की कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती थी? डेल्टा वी अपॉन टी। तो 50, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 10।
50 और 10 कैंसिल कर दें, कितना बच गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसमें ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यार नेक्स्ट। कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे? नहीं। 0.7। पॉइंट पी फॉर एग्जाम्पल इधर है, पॉइंट क्यू इधर है, ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता हुआ गया। पहले वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। बाद में वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वी आई, ये हो गया वी एफ। टाइम कितना लगा था? 10 सेकेंड्स के बराबर। तो फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, तो वी एफ कितना हो गया? 12। वी आई कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई 10, तो 7 डिवाइड बाई 10। 7 डिवाइड बाई 10 कितना बचा? 0.7। तो 0.7 इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। 160 पैसे, ये पेसेस है, पेसेस मतलब स्टेप्स। 160 स्टेप्स लिए 100 सेकेंड में। द लेंथ ऑफ ईच पेस इज 0.80 मीटर। इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रीमेडिकल बलों के लिहाज से आ रहा हो तो 0.5 पे आएगा या 0.25 पे आएगा। तो इस तरह की वैल्यूज होंगी। ये बेसिकली ईकेट वाला सवाल है। डिस्टेंस कवर्ड चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 160। सही है। लेंथ ऑफ ईच स्टेप कितनी थी? 0.80। तो 160 को पहले क्या किया? 0.80 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया? 128। मगर ये कितनी देर में हुआ था? 100 सेकेंड में। ठीक है। कितनी दूर जाएगा? 50 सेकेंड, मतलब हाफ टाइम में। डिवाइड बाय 2 कर दें। 64। 64 इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। ये तो ज्यादा सिंपल वाले आ रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट मिला। ये थोड़ा सा बेहतर है। सवाल में लिखा हुआ है, क्या कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम ट्रैफिक लाइट फॉर 10 सेकेंड्स। कार एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम ट्रैफिक लाइट फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है। इट स्टेड एट अ स्टेडी स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स। फिर 20 सेकेंड के लिए कांस्टेंट स्पीड पे ये कार रही। देन ब्रेक्स टू स्टॉप इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में जाके रुक गई। विच ग्राफ शोज द जर्नी? बी। बी। अच्छा, एक आंसर तो भी है भाई। सही गलत तो मैंने देखा नहीं, आप लोग अपने लिहाज से देखकर आंसर बता दें। भी है कंफर्म? सी नहीं है? सी लग रहा है ना? नहीं है सी। ये वही वाला है। अच्छा तो लग रहा है, लेना नहीं आखिर ये नहीं। भाई बी सही है। अ कार एक्सेलरेट्स फॉर फ्रॉम ट्रैफिक लाइट फॉर 10 सेकेंड्स। ये एक्सेलरेशन डेवलप हो रही है कितनी देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 सेकेंड के लिए थी, अभी तक दोनों सही थे। मगर आगे क्या है? इट स्टेड एट अ स्टेडी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स। ये 20 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड पे रहा है। ये 10 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड, या 10-11 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड पे रहा। तो ये सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ना, 20 सेकेंड तक ये कांस्टेंट स्पीड पे रहा। इस वजह से हम जो है ये ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होंगे? गलत हो जाए। ये एक अच्छा सवाल आ गया। इसको जरा सॉल्व करें। जितनी देर में सॉल्व करेंगे फिर क्लास खत्म होगी।
ये नहीं बोल रहा कोई पर्टिकुलर शेप इस्तेमाल करे, अपने लिहाज से कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। या तो आसान काम क्या है, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल बना दें। एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? कहां से लेकर कहां तक रेक्टेंगल होना चाहिए? यहां तक काफी है? नहीं, ये पूरा एक रेक्टेंगल और एक ये पूरा एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बनेगा, नीचे वाला रेक्टेंगल बनेगा। जल्दी सॉल्व करके बता दें, क्लास खत्म करते हैं। रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है ना, तो मल्टीप्लाई करें ना। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब रेक्टेंगल के लिहाज से अगर हम सॉल्व कर रहे हो तो लेंथ कितनी हो गई थी इसकी 7, और इसकी जो हाइट या ब्रेथ कह लें वो कितनी हो गई 4। 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। अच्छा, ये ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व कर रहे हो तो ट्राइंगल फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ ऐसे ही है, बेस कितनी है इसकी 2, और हाइट भी कितनी थी 2, मतलब 4/2। 2 बच गया। 28 और 2 मिला कितना हो गया? 30। आंसर क्या होना चाहिए? 30। बात समझ में आ रही है भाई सब लोगों के? आज की क्लास बस यहाँ पे खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम टॉपिक याद रखिएगा, लास्ट टाइम बेहतरीन है, सबसे अच्छा टॉपिक है काइनेमेटिक्स का पूरा, और वो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे लॉजिकल और सबसे डिफरेंट टाइप के सवाल आने वाला टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।